हीलिंग ब्रश के लिए सबसे पहले ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करना है एंड फिर ये इसको कॉपी करते हैं, जैसे भी यहाँ पे आएगा। ये दोनों केस में जरूरी होगा। जैसे इसको अगर हटाना है तो मैं ऑल्ट के साथ ऐसी जगह पे क्लिक करूंगा जिसका पिक्सल्स मैं इधर में चाहूंगा डालने के लिए। तो इसको एक एक ऐसे चलाते रहेंगे। मर्ज करता है ये बैकग्राउंड के साथ, जब तक रिजल्ट सही नहीं होगा माउस को रिलीज नहीं करना है। इसी तरीके से माउस ये चलता रहेगा। तो ये यहाँ से कंप्लीटली इसको गायब कर देगा। अगर यही चीज मैं इसको यहाँ से ऑल्ट करूं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसी का एक क्लोन बने, तो ये ऐसे बनाता है। अब सेम ऐसा ही एक टूल और है, और वो है क्लोन स्टाम्प टूल। बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है दोनों, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में। इसमें हीलिंग में एक चीज क्या है, इसके यहाँ पे फोरहेड पे या माउथ पे अगर मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करा और यहाँ पे कुछ बनाया, और अगर गलती से मेरा माउस रिलीज हो गया और मैं फिर नीचे आना चाहता हूँ ये वाला पार्ट, इसका बॉडी पार्ट के लिए, ये वाला पार्ट के लिए, बट फिर ये वही चीज बनाने लगेगा। तो ये वही चीज को बनाएगा। और अगर हम माउस को बिना रिलीज किए इसको बढ़ाते रहेंगे सिंगल क्लिक में, तो ये हमारा ऐसा रिजल्ट देता है। सेम ऐसे ही क्लोन स्टाम्प है। अगर इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक करा, इसको कुछ भी बनाया, और अगर गलती से मेरा माउस रिलीज हो जाता है तो उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। वो नीचे जब आएगा माउस तो इसके रिस्पेक्टिव फिर नीचे की तरफ में ये अपने आप आएगा। अगर हम माउस को बार बार रिलीज भी करते हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार जब हमने जिसको सैंपल कर लिया है वो कंटिन्यूटी में चलता है। यहाँ पे मैंने इसको सैंपल किया, अब मैं अगर दूसरे इमेज में कहीं पे लगाना है तो भी मैं इसको लगा पाऊंगा। जस्ट उसी का कॉपी बना देगा इधर। तो क्लोन का एक तो ये है कि ये कंटिन्यूटी में चलता है, दूसरा जिस जिस तरीके का कलर इसका यहाँ पे इमेज में होगा वही कलर ये कहीं पे भी डालेगा इमेज। अगर यहाँ पे बनाओ या किसी भी इमेज में या किसी बैकग्राउंड पे बनाओ तो जस्ट उसको वैसा ही बना देगा ये, जो कलर वहां पे दिख रहा है हमें। लेकिन अगर हीलिंग ब्रश से इसको मैंने यहाँ से क्लिक करा और किसी दूसरे इमेज में बिल्कुल अलग कलर में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे बनाए अगर, तो ये व्हाइट कलर का बना रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज करता है। यहाँ पे अगर बनाऊं तो ये अलग तरीके का बनेगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क जैसा कलर आ गया अपने आप ही, को इधर के स्टोन के कलर्स जो हैं वो उसके साथ ये मर्ज करते हैं। तो जैसा कलर होगा अगर मैं यहाँ पे इसको ले लूं तो ये थोड़ा सा, तो जैसा इमेज अगर रेड कलर का पूरा बैकग्राउंड होता तो वो रेड जैसा डार्क मैरून कलर सा बन जाता मर्ज करके। तो ये हीलिंग ब्रश हमेशा कलर को मर्ज करने की कोशिश करता है। क्लोन स्टाम्प टूल जो है ये जस्ट जैसा कलर है जो शेड है वो जस्ट उसी को एकदम से कॉपी कर देते हैं। बाकी के सिमिलरिटीज है दोनों में, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक टूल आता है पैच टूल। पैच टूल भी कुछ कुछ हीलिंग ब्रश की तरह से ही काम करता है, लेकिन हीलिंग में जैसे अगर हमने यहाँ पे एक डुप्लीकेट करना था इमेज को या रिमूव करना था इमेज को, तो ये दोनों काम हम कर रहे थे हीलिंग ब्रश से यहाँ से। और दोनों काम हम कैसे कर रहे थे, तो ऑल्ट के साथ ही कर रहे थे। अगर ब्रश को छोटा करे थोड़ा सा तो ऑल्ट के साथ अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा और इस पोर्शन को यहाँ पे बना दिया तो ये यहाँ से जस्ट कॉपी करके यहाँ पे आ जाता है। और अगर इस तरीके का यहाँ का ऑप्शंस कलर का मैं ऑल्ट करूं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो वो इसको गायब कर देता है। यही काम हमारा ये भी करता है। बट ये
जो है ये क्लिक करके काम होता है, सैम्पलिंग करके काम होता है। यहाँ पे भी दिखा रहा है ये सोर्स जो हम लेते हैं वो सैंपल्ड लेते हैं। तो सैंपल्ड वो होता है जो हम क्लिक करके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन पैच टूल जो काम करता है ये सिलेक्शन के साथ काम करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक सिलेक्शन बनाना है। अब सिलेक्शन किसी भी टूल से हम बना सकते हैं, जैसे कि अगर लैसो टूल से हम यहाँ पे बना ले तो भी सिलेक्शन बन जाएगा। ये बाहर बाहर से देखना है, थोड़ा सा बाहर एरिया से ही इसको सेलेक्ट करना होता है। तो या तो इससे सिलेक्शन बनाने के बाद हम पैच टूल को यहाँ से यूज कर लें ऐसे ड्रैग करके, तो भी ये काम करेगा। अगर सिलेक्शन हमें यहाँ से नहीं बनाना, इसी टूल से बना सकते हैं, पैच टूल से ही इसको ऐसे ड्रैग करके। तो बेटर होता है कि हम इसी टूल पे रहें, दूसरे टूल पे ना जाएं। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्शन बना हुआ है, तो फिर हमें जरूरी नहीं कि उसको गायब करें, फिर इसी टूल से आके सिलेक्शन बनाएं। किसी से भी सिलेक्शन बना सकते हैं, बस उसके बाद हमें ये वाला टूल ले लेना है, पैच टूल। पैच टूल में दो ऑप्शन होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन ऊपर में। जैसे कि अगर हमने यहाँ से सोर्स पे क्लिक करा हुआ है तो ये क्या करेगा कि जो सिलेक्शन हमने बनाया है इसको जहां पे हम ड्रॉप करेंगे उसके पिक्सल्स के साथ इसको कवर कर लेगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ इस सिलेक्शन को, तो ये धीरे धीरे ड्रैग होता है चाहे इधर या उधर। तो जिस तरफ मैं छोड़ूंगा यहाँ के एग्जैक्टली पिक्सल्स यहाँ पे आ जाएंगे। जब ध्यान से देखोगे तो ये पिक्सल्स सेम दिख रहे हैं यहाँ पे। दोबारा मैं चाहूँ तो इसको इस तरफ मैं ला सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा इमेज को कर देता है। बहुत रियल करने की कोशिश करता है। अभी कोई कहीं से पता नहीं चलेगा कि इसके इमेज में ऊपर कोई सब्जेक्ट था, कुछ भी ऐसा। जिस तरीके का हमारा बैकग्राउंड बाहर साइड में था, लेफ्ट और राइट में, वही एग्जैक्टली वहां पे भी आ गया है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अगर कोई भी ऐसा पार्ट आ रहा है, जैसे कि इस इमेज में बात करें तो यहाँ पे ये वाला है, इसको भी हम कुछ दूसरे पिक्सल से रिमूव कर सकते हैं, या यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या एक और जैसे कि इसको रिमूव करना है। कई जगह पे इसमें एक आध बार दिक्कत भी आती है, जैसे यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। दिक्कत कहाँ पे करेगा, ये प्रॉब्लम कहाँ करेगा, जहाँ पे कलर्स जुड़ रहे हो एक दूसरे से। अगर ये बिल्कुल क्लीनली बाहर होगा, इससे कोई जुड़ाव नहीं है, जैसे कि अब अगर ये वाले को मुझे हटाना हो तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इतना बड़ा साइज हमारा इस तरफ में कहीं पे भी एरिया है नहीं जहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर पाएंगे। तो इस केस में हमें मैनुअल काम करना पड़ता है। मैनुअल का भी तरीका मैं देखेंगे कि क्या करना है, बट पहले एक बार इस पे देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे में भी ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये सब एरिया तो इसका बिल्कुल नॉर्मल है, ये ठीक एरिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ ऊपर के कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ सकती है, और प्लस इस तरफ में आएगी, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ कलर्स के फ्लो है, और यहाँ पे कलर एकदम से टूट रहा है, गैपिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी गैपिंग कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको अब यहाँ से सैंपल करने की कोशिश करूँ इधर में, तो ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी में गड़बड़ हुई है, इसको स्प्रेड कर दिया इसकी। तो इसको हम दो तीन बार ऐसा करना पड़ता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ शैडो बन रहा है, इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है वाटर में। तो हम इस रिफ्लेक्शन को भी कॉपी कर सकते हैं, और इसी रिफ्लेक्शन को इस तरफ में अगर हम लगाने की कोशिश करें, या इस पूरे एरिया को ही हम ऐसे सैंपल कर लें और ऐसा रिफ्लेक्शन देना चाहें, तो कुछ हद तक ये ठीक हो जाएगा। फिर से दूसरा एरिया ले लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। जहां जहां प्रॉब्लम होगी दो चार बार यहाँ पे यूज करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इमेज हमारा कैसा है। अब सोर्स और डेस्टिनेशन ये दोनों दो चीजें हैं अलग अलग। जैसे सोर्स में काम हमें हमेशा करना है कि अगर इस चीज को जो थोड़ा सा ऐसा एरिया है, रफ एरिया है, जिसे हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हम जनरली काम करते हैं सोर्स के ऊपर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो एरिया है, ये एरिया मुझे कंटिन्यूटी में चाहिए, तो उसके लिए फिर डेस्टिनेशन में हमें चाहिए। सोर्स में तो जहां पे हम उसको ड्रॉप करेंगे वहां का पिक्सल यहाँ के पिक्सल पे ओवरलैप कर जाता है।
लेकिन डेस्टिनेशन में उसके उल्टा है, काम हमें सेम करना है, ड्रैग इसको वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप करते ही ये यहाँ पे भी इसकी कॉपी बनाएगा। अगर फिर से मैं एक बार सिलेक्शन बनाऊं तो फिर से एक बार इसको कंटिन्यूटी में ऐसे बनाएगा। अब यहाँ पे जो ये हल्का सा ऐसा आ रहा है तो ये हमें सब्जेक्ट में देखना है कि किस तरीके से इसको रखना है कि ज्यादा हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो अगर इस तरफ से हम करना चाहें तो मे बी उससे बेटर आएगा ये रिजल्ट। जैसे कंटिन्यूटी अभी चल रहा है तो हमें ये ध्यान देना है कि इमेज में हमारा कहाँ से किस तरीके से कंटिन्यू कर लेगा वो। तो ये ऐसे चल रहा है हमारा। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है, जैसे अगर इसी केस में बात करें कि ये जो सब्जेक्ट है इसको मुझे एक और कॉपी बनाना है, तो डेस्टिनेशन पे वो काम होगा और जब हम इसको मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। लेकिन जैसे ही माउस छोड़ते हैं ये अपने आप इसको अटैच कर लेता है। इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं रहता है, जहां पे भी आप छोड़ोगे। इधर में अगर हम छोड़े तो एकदम से ये तुरंत के तुरंत पैचिंग करता है। इसमें हमें कोई साइज नहीं देगा, कोई ऑप्शन नहीं देगा। अगर हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया एंड इसको इस तरफ में ऊपर ले जाके यहाँ पे डाला तो ये अपने आप इसको करेगा और प्लस कलर के अकॉर्डिंग करेगा। जो इस तरफ के कलर्स हैं उन्हीं कलर्स को उसमें जोड़ देता है, पैच करता है। तो ये हमें ध्यान से देखना है। और अगर कहीं पे भी जगह की प्रॉब्लम है, जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है कि इसको हम एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते, वहां पे हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें वहां पे हीलिंग ब्रश काम करता है, जहाँ पे स्पेस की कम स्कोप होता है। हीलिंग ब्रश हमेशा क्या करता है कि जो पिछली बार हमने हील किया होता है वो उठा लेता है अपने आप। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हम किसी भी मोमेंट में ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं एक बार ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो यही हमारा अब पैच हो गया, मतलब एक तरह से अब हमारा हील हो गया। तो इसको हमें ध्यान से ऐसे हील करना है जिससे कि हमारा यहाँ का कुछ एरिया हील हो जाए। लेकिन बहुत बार ये बहुत सिंपल नहीं होता, बस को हमें छोटा करना पड़ेगा। कम एरिया पे यहाँ पे हील करेंगे और एक एक एरिया को ठीक करते चलेंगे। जैसे कि इस एरिया को ठीक करेंगे और ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि हमें सबसे पहला काम क्या करना है, स्पेस बनाना है। जितना ज्यादा स्पेस हमारा बनेगा उतना स्पेस अगली बार इसके लिए काम आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसको ऊपर की तरफ में हम लेके चलेंगे ऐसे। ध्यान ये रखना है कि दो तरह से माउस कर्सर हमारा चल रहा है, एक कर्सर यहाँ पे चलता है और एक कर्सर यहाँ पे भी छोटा सा चलता है जब भी हम चलाते हैं। ये देखो यहाँ पे इस तरफ में भी चल रहा है, क्योंकि ये सोर्स वाला होता है और ये डेस्टिनेशन का होता है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है कि ये इधर ना चला जाए। अगर इधर चला जाएगा तो ये इसको भी बनाना यहाँ पे शुरू कर देगा, क्योंकि वो ये जहाँ पे रहेगा इधर उसी के अकॉर्डिंग ये बनाएगा। अब जैसे कि इसका फेस यहाँ से करना है तो ये एरिया है जो फेस का है, ये वाला एरिया नहीं है। अगर इस पे क्लिक करके हम ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा एरिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको ध्यान से लेना है और इसको ऐसे चलाना है। अगेन जो हीलिंग ब्रश है इसमें माउस को रिलीज नहीं करना है। अगर बार बार माउस को रिलीज करेंगे तो फिर वो उसी चीज को बनाता हुआ चलेगा। तो कई बार हमें इस काम, मैं बार बार यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ, अच्छे एरियाज को ले रहा हूँ जिससे कि ये ठीक होगा। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इस तरफ में हमें ये वाला एरिया अब चाहिए होगा, तो इस पे यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और इसको इस तरफ में मूव करके लाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इससे यहाँ पे रिप्लेस होगा ये। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये एरियाज हैं। अभी एक तरफ ध्यान वहां पे भी देना है कि वो नेक पे ना चला जाए, बड़े वाले जो सिप है उसके। देखो ये हल्का सा जा रहा है, एजेज आ गया यहाँ पे। तो इस पे क्लिक दोबारा से करके हमें इसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो ये लमसम लमसम हमने यहाँ से हटा दिया, इसको कुछ कलर हल्का हल्का सा रह गया है। वो काम हम अपने दूसरे टूल से भी कर सकते हैं, पैचिंग से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है
तो इसको हम सोर्स पे आते हैं एंड देन इसको सोर्स यहाँ से ऐसे लेते हैं। एडिटिंग में कोई ऐसा फोटोशॉप के ऑप्शन नहीं है कि जो आपको हर बार एक सिंगल क्लिक में काम कर देगा। मैनुअली बहुत सारा हमें काम करना पड़ता है एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है कि अगर कोई कहता है कि ये वाला इमेजेस को हमें स्टाम्प करना है, हटाना है पूरा का पूरा, तो हमें ये देखना है कि ये वाला एरिया हमारा यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अब धीरे धीरे हमें इसी एरिया को स्टाम्प करके ही आना बढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं पूरा को पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ और इसको मूव कर दूं कहीं पे, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी रखने की कोशिश करूंगा तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, प्लस ये डार्कनेस आएगी, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो हमें हीलिंग ब्रश का काम आता है। हीलिंग ब्रश में हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि इसको एक सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन से फायदा क्या होगा कि जो भी हीलिंग हम चलाएंगे वो हमारा इसी सिलेक्शन के अंदर चलेगा, चाहे कोई भी हीलिंग हो, बाहर नहीं आएगा। तो ये तो काम ये हो गया। उसके बाद इसी सिलेक्शन से हम ना यहाँ पे स्टाम्प कर करके छोटे छोटे एरियाज को उठाएंगे और इन चीजों को बनाते हुए चलेंगे ये एरिया को। तो अब क्या हुआ कि हमारे को एक एरिया बढ़ गया यहाँ से। यहाँ पे अब हम क्लिक करके इन चीजों को धीरे 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 हटाना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्लिक होगा। यहाँ पे इसलिए क्लिक हो रहा है कि ये ब्रश दूर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे दूर तक चलाना है, तो इसलिए ये चलाते रहेंगे ऐसे। इनको ठीक करना है, जरूरी है। स्पेस बनाना हमारे लिए को जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे क्लिक अगर मैंने करा, तो पहले तो इनमें जो भी लाइंस वगैरह का कोई भी स्पेस है वो सब हटाएंगे, और अब ये यहाँ से चलेगा आराम से, क्योंकि इसको स्पेस अब मिलना शुरू हो गया है। दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो एजेस हल्का से रह गए हैं इसको ठीक करेंगे। फिर से एक बार क्लिक हुआ, दोबारा क्लिक, ऑल्ट के साथ ऐसे क्लिक करते रहेंगे। यहाँ पे मैं जानबूझ के इसको लाइट रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा डार्क रखना चाहता हूँ, जिससे कि ऐसा मर्ज होता हुआ ऐसा दिखे। और यहाँ इस एरिया पे थोड़ा सा एजिज सा आ गया है, तो यहाँ पे हम पैचिंग कर लेते हैं एक बार। ये पैचिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, बेटर होगा ऐसे। और बाकी जो कुछ भी हल्का फुल्का लग रहा है, इमेज टू इमेज अलग अलग होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर स्टिल ये लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क है, तो लाइट की तरफ लाएंगे इसको, हल्का सा लाइट ऐसे हम कई बार में कर सकते हैं। तो अभी देखो ये इमेजेस में सिंपल हमने काम किया। इसके बाद आगे चल के इसके अंदर में कुछ भी एडजस्टमेंट हम लगा सकते हैं। ये जब हमारे पूरे टूल खत्म होंगे, इसके बाद शुरू होगा। जैसे कि कर्व आ गया, हल्का सा कर्वनेस इसमें देंगे, थोड़ा सा लाइट, डार्क, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये वाला करेंगे। फिल्टर के अंदर में ब्लर का ऑप्शन आता है, ब्लर गैलरी का ऑप्शन है, ये सारा हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फील्ड ब्लर में। फिल्टर भी अभी आगे हमें देखना है। लेकिन एक इमेज के ऊपर में काम प्रैक्टिकली कैसे करना है इससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसके यहाँ पे मैं क्लीन चाहता हूँ यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे, तो इसको मैं नॉर्मल रखूंगा। बाकी एरियाज को धीरे धीरे करके ये ब्लर आना शुरू होगा एंड देन हम ओके कर देंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये सब एरिया ब्लर हुआ, ये फोकस में आया। अगेन अगर हमारे को थोड़ा सा वाइब्रेंस देना है इसमें, वाइब्रेंस का हो गया कि एक बार हमने कलराइज किया इसको, थोड़ा कलर ग्रेडिंग का काम करेंगे। बहुत डिटेल्स में ये भी और एडवांस होता है, बट ओवरऑल मैं पूरी इमेज पे एक बार लगा देता हूँ। तो अभी अगर हम बात करें तो ओरिजिनल इमेज हमारी जो थी वो ये वाली थी, और बहुत क्विकली हमने कुछ काम किया जिसमें कि हमारा इमेज ऐसा कुछ बन गया। कोई ऐसा बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि 1.5-2 घंटा का काम हुआ है। 10 से 15 मिनट में ऐसे इमेजेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फोटोशॉप का बहुत ज्यादा यूज है। ऐप के अंदर में या कोई दूसरे एप्लीकेशन में इतना कंट्रोल कभी नहीं होता, ना लाइट रूम में इतना कंट्रोल है। लाइट रूम
में ऐसी चीजें होती हैं कि आप इस इमेज को जितना हद तक चाहोगे कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हो, लेकिन इतना पर्टिकुलर काम आप कभी भी नहीं कर पाओगे कि ये इमेज को पूरा इतना ही हम कन्वर्ट कर दें। तो बेसिकली एडिटिंग इज समथिंग लाइक मैनिपुलेशन। अभी जो हमने काम किया, दिस इज नॉट एडिटिंग, ये मैनिपुलेशन का काम है कि मैनिपुलेट किया पूरा हमने अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग या अपने खुद के रिक्वायरमेंट में कि ये सारी चीजों को खत्म करना है, देन ये भी हटाना और एक सिर्फ सब्जेक्ट को रखना है। ये किस लिए हम काम करते हैं? तो जैसे कि अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा देना है। टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले तो यहाँ पे एक हल्का सा कलर पैचिंग करें। एक सिलेक्शन मैंने बनाया एंड एक लेयर बनाया। लेयर में मैं अभी के लिए जस्ट इसी से रिलेटेड कोई कलर ले लेते हैं, हल्का सा डार्क कलर जो हमारे बैकग्राउंड को थोड़ा सा रिलेट करेगा। एंड ऑल्ट बैक स्पेस किया टू फिल कलर। अभी ये कलर फिल हो गया यहाँ पे। इधर में हमारे पास कुछ लेयर स्टाइलिंग होते हैं, जो लेयर को आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये डार्क मल्टीप्लाई ऐसे करके ये चेंज करता है। बेसिकली ये एक फिल्म की तरह होता है, जो कि हम इस लेयर को इस लेयर के साथ एक तरह से ब्लेंड करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। तो जो भी है, जैसे कि मेरे को अभी ओवरले ही ठीक लग रहा है, ओवरले कर दिया और सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट टूल लेकर के यहाँ पे कुछ भी एक टेक्स्ट हमने लगाया और इसका मैं फॉन्ट तो पहले चेंज करता हूँ। और व्हाइट कलर इसमें फिल कर देते हैं विद ऑल्ट और बैकस्पेस। और व्हाइट से बेटर होगा कि हम अपने इमेज कभी भी कलर की जो आपको सेंटरिंग करनी है वो ज्यादा ज्यादा कोशिश करना कि इमेज से ही आप कलर लाइट और डार्क को ले। तो ये बेटर होता है। ये आपको हमेशा क्या करता है कि एक रिदम दिखाता है कि एक रिलेशन होता है कि इसी इमेज का कुछ ना कुछ पार्ट आप यहाँ पे लिखते हो। तो ये जैसे प्रॉब्लम क्या आती है, ये बेसिकली डिजाइनिंग का पार्ट है। ये फोटोशॉप का सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं आता, थोड़ा सा ये डिजाइनिंग से रिलेट करता है। अगर हमने यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखा कुछ भी, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा कॉल करता है, मतलब बहुत ज्यादा जैसे ही कोई देखेगा इस इमेज को फाइनली, वो तुरंत क्या करेगा कि इसी से रिलेट करेगा। मतलब एकदम से नजर उसकी सबसे फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे जाएगी, ना कि आपके सब्जेक्ट पे आएगी। और अगर हमने यहाँ पे इमेज को इतना एरिया दिया है, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट को या अपने जो भी कंटेंट है उसको हम यहाँ पे एक तरह से इम्फेसिस करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम कलर को ऐसा रखना चाहते हैं जिससे कि वो कलर बहुत कूल तरीके से उसमें आए और बहुत प्राइम फोकस में ना आए, बट ऐसा भी ना हो कि रीडेबल ना हो। जैसे कि अब अगर गलती से किसी ने इसमें ऐसा ब्लैक कलर कर दिया, तो ये रीडेबल नहीं है, ये बहुत ही दब रहा है। बहुत ही ध्यान देके इसको पढ़ना पड़ेगा। तो कलर्स में हमें हमेशा समझना है। जैसे ये वाला जो बैकग्राउंड लिया मैंने, वो इस इमेज का एक डार्क पार्ट लिया था और उसको ब्लेंड भी करा, जिससे कि देखो ब्लेंड किस लिए किया, ऐसा नहीं कि कोई रीडेबल नहीं हो पाता। नॉर्मल पे अगर मैं रखूँ तो ऐसे आएगा, लेकिन ये क्या होगा ना कि ये किसी को तुरंत ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, आपने एक इमेज पीछे से रखा होगा कोई कहीं से डाउनलोड करके, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि आपने इसमें कितना काम किया है। और फाइनली आप ये उसको नहीं लिखने वाले हो कि मैंने ये काम किया था, बिफोर आफ्टर था। आपने एक सिंपल इमेज लगाया और ये एक पैच लगाया, तो कोई समझेगा कि चलो कहीं से भी pexels.com या जो भी इमेज का साइट है वहां से, गूगल से आपने ये इमेज लगाया और एक पैच यहाँ पे मारा, टेक्स्ट लिख दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन अगर जस्ट मैं इसको एक ब्लेंडिंग चेंज कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मर्ज होता हुआ दिखेगा। सब्जेक्ट को भी हमारे ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है और प्लस हमारे टेक्स्ट को भी, मैटर को मिलेगा इसमें। तो सिंपल एक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया, एरिया टेक्स्ट। इसमें अपने आप कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। अभी पहले इसको लेफ्ट से हम कर लेते हैं अलाइनमेंट, और क्योंकि ये मेरा बॉडी फॉन्ट है तो इस फॉन्ट को मैं चेंज करूंगा। नॉर्मल कोई एक फॉन्ट जो रीडेबल रहे। टेक्स्ट को फोटोशॉप के अंदर में टेक्स्ट में बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है कंपेयर टू इलस्ट्रेटर या इन डिज़ाइन। बट जितना है उतना हम यहाँ पे लगा सकते हैं। साइज को थोड़ा सा, ये साइज ठीक है। एंड कॉपी या टाइप में जाके मैं इसको
और इसका कलर व्हाइट रखूंगा मैं, क्योंकि नीचे डार्क है तो थोड़ा सा व्हाइट रहेगा। अगर रीडेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूंगा ड्रैग करके एक बार। डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा डार्क होगा, जिससे कि हमारे को टेक्स्ट में थोड़ा सा एक बेस मिल जाएगा। पहले ये ऐसा था, मर्ज हो रहा था, ये रीडेबल नहीं हो पा रहा था यहाँ से, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं इसको। प्लस थोड़ा सा नीचे स्पेसिंग कम हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर स्पेस है हमारे, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। एंड एक चीज और एडिशनली मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि ये यहाँ से लेफ्ट अलाइंड तो है बट जस्टिफाई नहीं है। तो जस्टिफाई क्या होता है कि इधर से भी वो इक्वली कर देता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं कॉलम वाइज। तो इसका हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में जाके और पैराग्राफ में हम इसको यहाँ से जाके इस तरफ से बराबर करेंगे, तो ये ज्यादा प्रॉपर लगता है, जो मैगजीन्स वगैरह में यूज होता है। अभी आप सोचो कि एक जो डिजाइनर डिजाइन करता है, मैगजीन्स में आता है, वो क्या क्या चीजें लगाते हैं। ओवरऑल आप जितना कुछ वहां पे देख पाते हो, इमेज हो या कुछ भी हो, वो सबका सब एडिट होता है। अगर कोई 2 पेज का मैगजीन है और ये लेफ्ट पेज है, ये राइट पेज है, यहाँ से वो स्टेपलर लगा हुआ है, जैसे आप ओपन करते हो तो इस तरीके से एक में सिर्फ इमेज आती है, दूसरे में कुछ टेक्स्ट आता है। तो इसमें भी हमारे पास इतना स्कोप होता है कि उसकी कलर ग्रेडिंग सब कुछ हम करें। आगे चल के इन डिजाइन के अंदर में उसमें हम पेज नंबर्स या जैसे मैगजीन का नाम हो गया ऊपर में, ये सब लगाते हैं। लेकिन एक सिंपल डिजाइन है ये वाला, जिसमें कि हम अपना मैटर, अब यहाँ पे तो मैंने डुप्लीकेट मैटर कर दिया, कुछ भी मैटर लगा दिया। लेकिन उसमें आपके पास एक और प्रॉब्लम ये होती है कि मैटर आपके पास लिमिटेड होता है, जो कंटेंट राइटर आपको देता है। तो वो उसको भी इसमें मर्ज करना है, कभी कम हो सकता है, कभी इससे भी ज्यादा होगा। फॉन्ट का साइज कम करना, ज्यादा करना, एरिया बढ़ाना, ठीक है, इस इमेज को और थोड़ा सा साइड में करना कि जिससे कि मेरे को ये वाला बॉक्स ज्यादा चौड़ा मिले। वो सारा का सारा काम एडिटिंग के अंदर में आता है। तो इस टूल का, पैच टूल का हमारा लमसम में काम जो है वो ये है कि हम किसी भी इमेज को पैचिंग करते हैं। बट पैचिंग में मैंने बताया था कि अगर हम इसको पैच करते हैं या तो सोर्स में या डेस्टिनेशन में, यहाँ पे तो डेस्टिनेशन में ये क्या करता है कि इसको कॉपी कर देता है दूसरे प्लेस पे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे, ये आपसे पूछेगा नहीं कुछ भी, जस्ट उसको उसमें जोड़ देगा, एक ही पार्ट में ये मर्ज हो जाता है सारा का सारा। अब आप इसको छोटा बड़ा रोटेट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो आपका सेकंड कॉपी बना। इसी टूल के थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा सा एडवांस करने के लिए, यहाँ पे एक टूल आया था, कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, पैच टूल से अगर कंपेयर करें तो। कंटेंट अवेयर मूव टूल है ये, मतलब एक ऑब्जेक्ट को, एक सेलेक्टेड एरिया को मूव करेगा जैसा कि पैच टूल करता है, लेकिन कंटेंट के अवेयरनेस के साथ करेगा। तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट ये हो सकता है कि जैसे कि अगर इसको मुझे छोटा करना है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये पीछे आए और छोटा हो जाए, जिससे कि हमें लगे कि इससे पीछे एक और इस तरीके का जो मेमना है या जो भी एनिमल है या कुछ भी है, वो छोटा सा है, तो कंटेंट अवेयर हम लेंगे। इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं मोड के अंदर में, एक मूव आता है और एक एक्सटेंड आता है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो मूव और एक्सटेंड। मूव के अंदर में क्या होगा कि ये जस्ट मूव करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, सो दैट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट आपके पास है और उसको एक जगह से मूव करके आपने दूसरी जगह कर दिया, तो वो पहले वाले जगह पे नहीं रहा। एक्सटेंड जो है वो इसकी एक कॉपी बना लेता है। तो सेम काम हमारा कैसा है, अगर कंपेयर करें तो पैच टूल के जैसा है। इसमें सोर्स में हमारा वो खत्म कर देता था जहां से हम करते थे उसको स्टैम्प, और दूसरा डेस्टिनेशन था जहां से वो कॉपी करता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूव को। अगर मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, इसमें भी सिलेक्शन आपको चाहिए, सिलेक्शन आप पहले से रख सकते हो या इसी टूल से बना सकते हो दोबारा, जैसे हम पैच टूल से बनाते थे। अब जैसे इसको मूव यहाँ पे किया, तो ये क्या किया कि अभी भी मेरे को उसने जोड़ा नहीं है, अभी भी मेरे को वो अलाउ कर रहा है कि आप देख लो भैया, आपको अगर इधर उधर करना है तो वो कर सकते हो। तो मैं अपना एक बार सेटिंग देख रहा हूँ कहाँ पे मुझे रखना है इसको। तो चलो, मुझे लग रहा है कि दिस इज लाइक राइट प्लेस टू स्टाम्प, उसके लिए मैंने ये छोड़ दिया। अगेन अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूँ या छोटा करना चाहूँ, हल्का फुल्का, तो इसको करके और डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ से, या यहाँ से ओके का ऑप्शन है या एंटर की है, तीनों की एक ही काम करता है।
तो डबल क्लिक मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ। अब ये कैलकुलेट करके इसको यहाँ से फिक्स करेगा, एनालाइज कर रहा है ये, और यहाँ से गायब भी करेगा ये, क्योंकि मूव किया है हमने। यहाँ से हटाया, यहाँ पे लगाया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ एरिया को इसने थोड़ा सा ब्लर्ड कर दिया है। ये कारण क्या होता है कि ये दो तीन चीजों को एक साथ देख रहा होता है। सबसे मेन इसका फोकस होता है कंटेंट के ऊपर, क्योंकि कंटेंट को हम थोड़ा सा स्केलिंग करते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करता है। इस वजह से ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरीनेस ब्लरीनेस हल्का सा आ जाता है। अगर हम कंपेयर करेंगे डिटेल में तो पैच टूल से, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है कि हम अब की बार अब पैच टूल यूज कर लें और सोर्स में आके हम यहाँ से सोर्स को उठा लें, तो ये नॉर्मल इसको ठीक कर देगा। देखिए, इनमें सबसे पहले आप ये चीज ध्यान में रखना, बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को या जो वर्क करते हैं उनको, कि अगर हम पैच टूल यूज कर रहे हैं तो पैच ही टूल यूज करना है, अगर हमें कंटेंट अवेयर मूव टूल यूज कर रहे हैं तो यही यूज करके बनाना है, अगर दिक्कत आ रही है तो मैं वापस से पैच पे आ जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी फोटोशॉप में 25 साल से 50 साल से कर रहा हो वो भी ये नहीं बता पाएगा कि आपको इसके अंदर में एग्जैक्टली कौन सा टूल लगाना है। ये आपको इमेज टू इमेज पता चलेगा। जब आप 10 20 50 100 इमेजेस पे काम करोगे, आपको एग्जैक्टली पता चलने लगेगा कि अच्छा ये इस तरीके का इमेज है, मुझे ये वाला टूल ले लेना चाहिए। हम कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि अगर छोटी छोटी चीजें हटानी है वहां पे हम एक बार पैच लेते हैं, पैच से नहीं होता है हीलिंग लेते हैं, हीलिंग से भी नहीं होता है स्पॉट लेते हैं। तो ये सारे टूल का मिक्सअप है। कई दफा हमें दो तीन टूल चार टूल को मिक्स करके मर्ज करके काम करना पड़ता है। इसलिए इस पे प्रेशर नहीं देने का कि कौन सा मुझे यूज करना है कौन सा नहीं करना है। आप जस्ट इसको सबको यूज करो करो टूल्स को, एंड अलग अलग ऑप्शन में यूज करना है। ये जो मैंने साइड इसको किया, इसका भी एक कारण हो सकता है कि अगर मुझे यहाँ पे अगेन कुछ लिखना हो, कुछ दूसरी इमेजेस लगानी हो, किसी दूसरे चीज को यहाँ पे स्टैम्प करना हो, तो वापस से हम आते हैं एक बार यहाँ पे, और अब की बार कंटेंट अवेयर मूव टूल में ही आते हैं और अब की बार एक्सटेंड को देखते हैं कि एक्सटेंड क्या काम कर रहा है। सिंपल है कि हमें सिलेक्शन तो बनाना ही है, चाहे पैच से आप बनाओ, इससे बनाओ, या किसी भी टूल से सिलेक्शन आप बनाओ। ओके, सिलेक्शन के बाद हम यहाँ से एक्सटेंड पे आ जाते हैं। मूव पे पहले मैंने किया था, अब की बार मैं एक्सटेंड करता हूँ और इसको एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि इस तरफ मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको छोटा करता हूँ मैं यहाँ से, बस इसके एकदम बगल में रखता हूँ मैं नीचे, और इसको राइट क्लिक करके इसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से फ्लिप भी कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, और डबल क्लिक कर देता हूँ। तो अब की बार ये इसको गायब नहीं करेगा, बिकॉज इसने एक्सटेंड किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जब हम फ्लिप करते हैं तो इसका बहुत असर आता है, जस्ट फ्लिप हो जाती है इमेज। एक यहाँ पे छोटा सा और टूल आता है, रेड आई टूल। रेड आई में कई बार इमेजेस क्लिक करते टाइम पे लो लाइट में हमारे को ऐसा दिक्कत आता है कि आईज में थोड़ी सी रेड आ जाती है या पूरा ही रेड हो जाता है वो। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से रेड आई टूल लेना है और इस पे क्लिक कर देना है, एक बार इस पे एक बार इस पे, उस रेड एरिया पे, और जो भी उससे रिलेटेड रेड एरियाज होते हैं इसको ये ब्लैक में कन्वर्ट करके उस इमेज को ठीक कर देता है। तो बस इसका इतना काम है रेड आई टूल का। बाकी जो डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।